हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम अरब आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी अरब आक्रमण पे मैंने एक वीडियो बना दी है, जिसमें हमने देखा कि कैसे सबसे पहले खलीफा उमर ने सिंध पर जो है एक सैन्य अभियान भेजा था, जो कि असफल रहा था। उसके बाद खलीफा उस्मान ने क्रमशः 3 अभियान भेजे और वो तीनों ही असफल रहे थे। अगला जो अभियान भेजा था वो था खलीफा वालिद के द्वारा 711 ईस्वी में 2 अभियान भेजे गए थे, वो दोनों ही असफल रहे थे। तीसरा जो अभियान भेजा था खलीफा वालिद ने, उस समय जब इराक का गवर्नर अल हज्जाज था और अल हज्जाज ने अपने भतीजे व दामाद मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया था और सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा था, जो कि उनका अभियान सफल रहा था और सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया था। तो आगे हम देखेंगे कि सिंध पर जो अरबों का अधिकार हुआ था उसके विषय में हमें किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो वो हमें मिलती है चचनामा से। चचनामा जो है वो एक अरबी ग्रंथ है। एक अरबी लेखक ने, जिसके नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अज्ञात लेखक ने इसे लिखा था अरबी भाषा में और आगे चलकर कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया था। इस चचनामा से हमें पता चलता है कि सिंध पर जब अरबों ने आक्रमण किया तब ब्राह्मण वंश का राजा दाहिर जो है वो शासन करता था। ब्राह्मण वंश का शासन था। इससे पहले जो है सिंध पर राय वंश के शासक जो है वो शासन करते थे। ब्राह्मण वंश से पहले राय वंश के जो शासक थे वो शूद्र वर्ण के थे और राय वंश का शासक साहसी था। साहसी का जो प्रधानमंत्री था वो था चच। साहसी की मृत्यु के बाद चच ने जो है वो सिंध पर ब्राह्मण वंश की स्थापना की थी और चच के बाद अगला जो शासक आया, चच के बाद जो अगला शासक था वो था दाहिर। दाहिर के समय ही सिंध पर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था और दाहिर का पुत्र था जय सिंह। इस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले सिंध पर राय वंश के शासक थे, जो कि साहसी था, वो शासन करता था। साहसी का प्रधानमंत्री चच था। चच ने जो है ब्राह्मण वंश की स्थापना की। चच के बाद एक जो राजा का नाम और मिलता है, लेकिन उसके बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, उसका टाइम पीरियड के बारे में भी, तो उसको जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अगला जो महत्वपूर्ण शासक था वो था राजा दाहिर और दाहिर का पुत्र था जय सिंह। तो जो खलीफा वालिद ने सैन्य अभियान भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, उसके बाद कौन कौन से खलीफा आए थे उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अगला जो खलीफा वालिद था, खलीफा वालिद के बाद अगला खलीफा हुआ सुलेमान। उसके बाद उमर द्वितीय और उसके बाद हासिम। तो सिंध पर अरबों का अधिकार हो जाने के बाद जो राजा दाहिर का पुत्र जय सिंह था, जय सिंह को जो है जय सिंह ने उमर द्वितीय के काल में, उमर द्वितीय जो खलीफा था इसके काल में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो उमर द्वितीय के काल में इस्लाम स्वीकार किया था और आगे चलकर हासिम के समय में जो है उसने इस्लाम को त्याग दिया। अतः फिर जय सिंह की जो है खलीफा हासिम ने मृत्यु करवा दी थी, उसे मृत्युदंड दे दिया था। तो ये सब जानकारी हमें चचनामा से मिलती है। चचनामा के अलावा अन्य भी 2 ग्रंथ हैं जिनसे हमें सिंध पर आक्रमण के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो वो है तारीख सिंध, जो कि लिखी थी मीर मोहम्मद मासूम ने।
इसके अलावा एक पुस्तक और है जिसका नाम है किताब फुतुल अल बलदान। ये जो पुस्तक है ये है बिलादुरी की। तो इन जो तीनों ही ग्रंथों से हमें सिंध पर आक्रमण के विषय में जानकारी मिलती है। सिंध पर आक्रमण के बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एक इतिहासकार हुए हैं टोड, जिन्होंने जो है वो अरब आक्रमण को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर रेखांकित किया है। टोड के अनुसार अरब आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत जो है वो हिल गया था। इतिहासकार टोड के अनुसार अरब आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया। इसके अलावा एक इतिहासकार हुए हैं वुल्जले हेग। वुल्जले हेग ने जो है इसे भारतीय इतिहास की एक आकस्मिक कथा मात्र बताया है। वुल्जले हेग ने अरब आक्रमण को भारतीय इतिहास की आकस्मिक कथा इसके अलावा एक जो इतिहासकार हुए हैं वो है लेनपुल। लेनपुल ने इसे परिणाम शून्य कथा बताया है। यह एक उपकथा व परिणाम शून्य विजय बताया है, जबकि इतिहासकार स्मिथ ने इसे जो है वो शून्य प्रभाव वाला बताया है। इतिहासकार स्मिथ ने इसका शून्य प्रभाव जो है वो बताया है। तो इस प्रकार जो है सभी इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अरब आक्रमण हुए थे उसके भारत पर प्रभाव क्या क्या पड़े थे। अरब आक्रमण के प्रभाव। अरब आक्रमण के परिणाम स्वरूप सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था आर्थिक क्षेत्र पर। क्योंकि अरब जो है वो इस अरबों का जो है आगमन सबसे पहले सिंध पर ही नहीं हुआ था। सिंध से पहले भी अरब जो है वो भारत में आते रहे हैं। वो आते थे व्यापारी के रूप में, व्यापार करने आते थे। और सबसे पहले जब अरब आए थे वो भारत के मालाबार तट पर आए थे, वहां से उन्होंने व्यापार आरंभ किया था। और आगे चलकर जो है वो 8वीं शताब्दी में उन्होंने आक्रमण किया था और सिंध पर अधिकार कर लिया था। तो उन व्यापारियों के प्रभाव में आने पर भारतीय व्यापारी भी जो है वो यूरोप और अफ्रीका जैसे देशों में पहुंच गए थे। तो इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा था वो ये था कि भारतीय व्यापारी भी यूरोप व अफ्रीका के देशों में पहुंचे। इसके अलावा अगला जो प्रभाव था वो ये था कि अरबों के द्वारा खजूर की खेती की गई। खजूर की जो खेती है वो अरबों की देन है। इसके अलावा ऊंट पालन,
ऊंट पालन भी जो है वो अरबों की देन है। इसके अलावा कुछ प्रभाव और भी हैं। अरब आक्रमण के द्वारा सिर्फ भारत पे ही प्रभाव नहीं पड़े थे, बल्कि अरबों ने भी भारतीयों से बहुत कुछ सीखा था। तो भारतीय जो अंक प्रणाली है, भारतीय अंक प्रणाली को अरबों ने सीखा। अंक प्रणाली या जिसे हम शब्दावली कहते हैं, और उसे जो है अरबों ने हिंदसा कहा है। भारतीय अंक प्रणाली को हिंदसा कहा है। हिंसा या हिंदी का ज्ञान जो उन्होंने इसे माना है। और ऐसा माना जाता है कि अरबों ने ही इस ज्ञान को, भारतीय ज्ञान को जो है वो यूरोप तक पहुंचाया था। भारतीयों ने सबसे पहले भारत से वो शब्दावली सीखी और उसके बाद यूरोपीय आदि देशों में इस ज्ञान को पहुंचाया था। तो इस तरह से अरबों पर भी जो है भारत के प्रभाव पड़े हैं। इसके अलावा जो है अरबों के द्वारा भारतीय उपन्यासों का और कई ग्रंथों का जो है वो अरबी अनुवाद भी किया गया। उसके बारे में देखते हैं। और इस विषय में जो अंक प्रणाली उन्होंने अपनाई है, इसके बारे में एक इतिहासकार हुए हैं आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव महोदय ने कहा है कि अरबों ने जो है भारतीय ज्ञान, अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप के देशों में पहुंचाया, यूरोप में फैलाया। और इसके अलावा और भी थोड़े बहुत जो है प्रभाव पड़ेंगे, जैसे जबरन धर्म परिवर्तन, क्योंकि अरबों से पहले भी भारत पर आक्रमण तो होते रहे हैं, जैसे शक आए थे, कुषाण आए थे, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन नहीं किया था, यानी धर्म परिवर्तन नहीं करवाया था। तो जबरन जो धर्म परिवर्तन की जो प्रचलन है वो अरबों ने ही करवाया था। तो जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन जो है वो इस्लामों के द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि अरबों को चुनौती देने के लिए एक और वंश खड़ा हो गया भारत में। एक और जो वंश आगे आया वो था गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार ने अरबों को जो चुनौती दी और उनके लिए एक उत्तरी भारत पर एक दीवार की तरह बनकर खड़े हो गए थे। तो गुर्जर प्रतिहारों से बचने के लिए अरबों ने जो है एक नगर को बसाया था। सिंधु नदी के तट पर जो है एक नगर बसाया था। मलफूजा नामक नगर बसाया था। मलफूजा या महापूजा, इसके मतलब अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं हमें अलग अलग पुस्तकों में। तो वो नगर जो है उन्होंने अपनी रक्षा के लिए बसाया था। आगे चलकर 9वीं शताब्दी में जो सिंध क्षेत्र है वो 2 राज्यों में विभाजित हो गया था, एक मुल्तान और दूसरा मंसूरा। तो इस तरह से सिंध का जो है वो 2 राज्यों में विभाजन हो गया था। आगे हम देखते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने जो है कैसे अरबों को चुनौती दी थी और इसके बारे में कहां से हमें जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहारों के विषय में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है ग्वालियर अभिलेख से। ग्वालियर अभिलेख से हमें पता चलता है कि ग्वालियर अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज को अरबों पर विजय प्राप्त करने वाला बताया गया है। मिहिर भोज को अरबों पर विजय प्राप्त करने वाला बताया गया है।
इसके अलावा पुलकेशी के अभिलेख अंसारी से ये जो अभिलेख है वो चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशी राज। तो उसके अंसारी अभिलेख से हमें पता चलता है कि उसने जो है अरबों को हराया था। अरबों पर विजय प्राप्त की थी। इसके अलावा एक यात्री था सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने जो है वो मिहिर बोझ को अरबों का शत्रु कहा है। तो ये सब जानकारी हमें अरबों के बारे में पता चलती है। इसी के साथ जो हमारा अरब आक्रमण का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे तुर्क आक्रमण के विषय में, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।